चलो चलो अब आ जाओ। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, मतलब पढ़ क्या लिया था, रिकॉल कर लिया था कि कॉस्ट अगर आप वॉल्यूम के बेसिस पे बोलोगे तो वो चार तरह के होते हैं: वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स्ड। पर अगर आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग बोलोगे तो वो तीन तरह के होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक्सपेंसेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जितने भी डायरेक्ट वाले आइटम हैं उनके टोटल को तो बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, और जितने भी इनडायरेक्ट वाले आइटम हैं उनको बोलेंगे ओवरहेड्स। अच्छा, वैसे तो ना ओवरहेड्स भी तीन तरह के होते हैं, जो मैंने आपको चार्ट में बनवाया था, चेक करिए। ओवरहेड्स तीन तरह के होते हैं: प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ये आपको आइडिया होगा कि अगर फैक्ट्री में लगता है तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस में लगता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, और बेचने के लिए लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये जनरल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे, और वो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट। इंटर में आप लोग एक कॉस्ट शीट बनाते थे, तो वो फॉर्मेट भी एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि जो मैं पहला चैप्टर बनाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा मतलब, उसमें हम लोग कॉस्ट शीट ही बनाएंगे। हाँ, क्यूटी में भी, हाँ लर्निंग कर्व में भी। तो लर्निंग कर्व में कॉस्ट शीट बनेगी, तो इस वजह से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी सीख लें। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट, पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये बात तो हम सीख गए फर्स्ट डे से कि मटेरियल परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट, है ना। मटेरियल खरीदना मेरी कॉस्ट नहीं होती है, मटेरियल को कंज्यूम करते हैं तो वो कॉस्ट होती है। तो इसलिए सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। अच्छा, एनी आइडिया कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। एक्सपेंसेस का मतलब कभी कभी मटेरियल पे कुछ खर्चे करते हैं, क्योंकि आपने मटेरियल चैप्टर इंटर में पढ़ा हुआ है, तो आई विल टेक द नेम ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो जो मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होती है वो मटेरियल का ही खर्चा होता है, और वो इसी में ऐड हो जाता है। अच्छा, अगला आइटम क्या आता था कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट लेबर। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं है कि डायरेक्ट लेबर किसको बोलते हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया कि जो मेन वर्क काम कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, और जो एंसिलरी वर्क कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, पेड आएगा या आउटस्टैंडिंग आएगा? लेबर पेड या लेबर आउटस्टैंडिंग? दोनों आएगा। तो पेड में आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और अगर प्रीपेड है तो वो माइनस भी कर देना। अगेन फर्स्ट डे याद दिलाया था कि आउटस्टैंडिंग तो कॉस्ट होती है बट प्रीपेड कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ऐड करेंगे तो अब हमने कल ये भी सीख लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलना है। कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंस लगे कि सर ये वाला तो इसी के लिए मानेंगे, बाकी सबके लिए नहीं मानना है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसके टोटल को बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स,
तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, और ऐड करेंगे ओपनिंग WIP स्टॉक, और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP स्टॉक। तो क्या आ जाता है? नेट वर्क्स कॉस्ट, और कुछ बोलते थे उसको, फैक्ट्री कॉस्ट। या तो बोलेंगे नेट वर्क कॉस्ट या बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये फैक्ट्री कॉस्ट क्या बताता है? जैसे कई बार आएगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो क्या बताता है ये फैक्ट्री कॉस्ट? जितने भी खर्चे हुए वो तो मैं समझ गया, पर हमने जैसे ओपनिंग WIP भी प्लस कर दिया, क्लोजिंग WIP भी माइनस कर दिया, तो बैलेंस को फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? जितने भी गुड्स बने हैं उनकी क्या वैल्यू है। जो अधूरे रह गए वो माइनस कर दिया, तो जो बन गए वो कितने का है, वो फैक्ट्री कॉस्ट बताता है। तो बताओ फिर क्या ऐड करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते थे तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो इतना हमने गुड्स बना लिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिला के, फिर हमारे पास पहले का जो स्टॉक पड़ा था वो ऐड कर देते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, तो आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो क्या आ जाती थी आपकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर जैसे हो जाता है, तो उससे हमारी सेल्स आ जाती है, या सेल्स गिवन होती है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में काम आएगा, तो मेरे रेफरेंस के लिए इजी रहेगा। मैं बोलूंगा पीछे चेक कर लो एक बार कि क्या बोलते थे, ठीक है, इसलिए लिखवा दिया। अच्छा बताओ, ये कॉस्ट शीट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बनता है या एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? मतलब ये तो आप लोग को आइडिया है ना कि दो होते हैं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। तो ये कॉस्ट शीट किसके अकॉर्डिंग बनता है? ये एब्जॉर्प्शन से बनता है। कॉस्ट शीट में एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें मार्जिनल नहीं लग सकता। ठीक है, तो लिखिए नोट, नोट लिखिए, नोट लिखिए, आप बना लो। ठीक है, तो नोट लिखिए, कॉस्ट शीट इज ऑलवेज, cost sheet is always made on the basis of, cost sheet is always made on the basis of absorption costing. Cost sheet is always made on the basis of absorption costing.
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाते हैं यहाँ पर। तो अब कई के मन में आ जाएगा कि सर थोड़ा फर्क बताओ हमको कि क्या एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में फर्क होता है। तो इसके लिए ना एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये लिखना मत, एक बार समझना है खाली। मान लीजिए मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10,000 यूनिट्स। मैंने यूनिट्स बनाए 10,000 यूनिट और मैंने इसमें से बेच दिया, इसमें से बेच दिया 6,000 यूनिट एट द रेट ₹10। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹4 है और फिक्स्ड कॉस्ट ₹15,000 है। कैलकुलेट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। मैंने बनाए 10,000 गुड्स, बनाए 10,000, उसमें से 6,000 मैंने बेच दिए और वो मैंने ₹10 में बेचा, एट द रेट 10 मतलब सेलिंग प्राइस ₹10। और उसको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट ₹4 लगी, फिक्स कॉस्ट 15,000 लगी, प्रॉफिट बताना है। बताओ। 45,000। एक आंसर मेरे पास आ रहा है, प्रॉफिट है 45,000। ठीक है, आपका नहीं आ रहा, आप दूसरा बता दो। आप अपना आंसर बोलो ना, आप चैलेंज क्यों कर रहे हो किसी के आंसर को? आप अपना बोलो। हाँ, 21,000। एक आंसर आ रहा है 21,000। आप बताओ अपने अकॉर्डिंग आंसर। आपने कॉस्टिंग पढ़ी है ना इंटर में? हाँ ठीक है, आपने 21 बोला, मैंने लिख दिया। ट्राई करने दो बाकियों को। प्रॉफिट पूछ रहा हूँ मैं तो, सिंपल। 27,000। सी आंसर है 27,000। एक और बता दो, केबीसी हो जाएगा अभी अपना। कौन बनेगा करोड़पति, खेल लेंगे। हाँ, 27 आ रहा है। और एक आंसर कोई? क्या पता अभी तक आंसर आया ही नहीं हो। अच्छा, ऐसे ही लिख दूं? नन ऑफ द अबव लिख दूं? नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पोलिंग कर लेते हैं अपन। ऑडियंस पोल ले लेते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। 45,000 किस किस का आ रहा है? एक, ऑनलाइन वाले भी अपना हैंड रेज कर सकते हो, है ना, ऑप्शन होता है उसमें हैंड रेज करने का। 27 आ रहा है राहुल का। ठीक है, चलो एक ही आ रहा है, मतलब 45 तो एक ही बोल रहे हैं। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। अच्छा, 21,000। 21 नहीं, डिपेंड डिपेंड नहीं, अपन पूछ रहे हैं, आप एक फाइनल आंसर दो। 21, 1, 2, 3, हाँ 4, ऑनलाइन में कोई बोलना चाह रहा है 5। 21,000 के लिए। हाँ, दोनों नहीं, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो भाई। नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली कॉस्टिंग। मैं क्यों अकाउंट्स की बात करूंगा? 27, ठीक है, 21 की बात चल रही थी, 5 जने 21 बोल रहे हैं। ओके, और ऑनलाइन में भी एक था ना, 6 हो गए। और आपको काट दूं क्या मैं? अच्छा, वापस 5। और 27 में,
अरे बाप रे, मेजोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। चलो नन ऑफ द अबव तो कोई होगा ही नहीं वैसे मेरे हिसाब से। मेरा वोट डाल दो उसमें। ठीक है, तो मैं भी इसमें से हट गया। तो देखिए दोनों आंसर सही है। हाँ हाँ। कौन दोनों मतलब? बी और सी। देखिए ये तो ब्लंडर है। नहीं नहीं नहीं, 45 मार्जिनल के अकॉर्डिंग 21 आएगा और एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग 27 आएगा। 45 तो एकदम ही रॉन्ग हो गया। आज से एक बात हमेशा के लिए याद कर लेनी है, प्रॉफिट हमेशा क्वांटिटी सोल्ड से निकलता है। किससे निकलेगा? क्वांटिटी सोल्ड। मैंने बनाया भले ही ज्यादा होगा, पर मैंने बेचा तो उसमें से 6,000 ही है, तो 4,000 तो मैंने बेचा ही नहीं। तो बेचा ही नहीं तो उसका प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब मैं उसको बेचूंगा। ये तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया, और क्लोजिंग स्टॉक बन गया तो उस पर कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। आपने पढ़ा होगा ना एएस कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक को तो कॉस्ट पे दिखाते हैं, तो उस पे प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं अपन? तो इस वजह से हमेशा के लिए याद रखना है कि क्वांटिटी सोल्ड लेना है। ये आएगी प्रॉब्लम बार बार कि क्वेश्चंस में वो कभी प्रोड्यूस अलग देंगे, सोल्ड अलग देंगे, तो क्लैरिटी रखो, प्रॉफिट हमेशा क्वांटिटी सोल्ड से निकलता है। अरे क्या, अब क्या हुआ कि 6,000 यूनिट बेचा 10 रुपए में, तो आपने सेल लिखी होगी 60,000, फिर माइनस करना था वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं नन ऑफ द अबव इसलिए बोल रहा था आपको एक ऑप्शन कि वेरिएबल कॉस्ट 6,000 की माइनस करोगे या 10,000 की माइनस करोगे। सेल तो क्योंकि बेचा उतना है इसलिए लिखेंगे, पर कॉस्ट तो पूरे 10 की लगी होगी। पर नहीं, इनकर तो हो गया, पर क्या है, प्रॉफिट निकलता है मैचिंग कंसेप्ट से। किससे निकलता है? मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आपने सेल अब 6 की लिखी है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 6 का ही माइनस होगा। तो 6,000 इंटू 4 24,000, तो बैलेंस आपका 36 आया है ना। शायद कुछ लोग इसको कंट्रीब्यूशन बोलने लग गए थे। फिर माइनस करने का टर्न आया फिक्स कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट कितना? अगर मैंने जो कल पढ़ाया उसके हिसाब से चलूं, कल परसों में जो पढ़ाया, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जीरो लेवल पे भी सेम लगती है। तो फिर तो चाहे 6 बेचो, चाहे 10 बेचो, चाहे कितना ही बेचो, आपको यहां पर 15,000 ही माइनस करना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 21,000। एक थिंकिंग ये है। दूसरी थिंकिंग ये है कि सर आपने सेल कितने यूनिट्स की ली, आपने वेरिएबल कॉस्ट कितने की ली, तो फिर सर आप फिक्स कॉस्ट भी तो 6,000 का ही लो, है ना। तो फिक्स कॉस्ट 15,000 है, वो 10,000 के लिए है, तो 6,000 के लिए कितना होगा? 9,000, और 9,000 लिखते ही ये आ जाएगा 27,000। तो कौन सी सोच सही है कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा या फिक्स कॉस्ट भी मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? तो दोनों को ही सही बोला गया कॉस्टिंग में। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही बात? तो ये अप्रोच जब फिक्स कॉस्ट सेम ले लेगा तो हम उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। पर अगर आप फिक्स कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली मैच कर रहे हो तो फिर वो बन जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अरे क्या बात समझ में? फर्क क्लियर है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का? एक्चुअली फिक्स कॉस्ट पे ही फर्क पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है मार्जिनल से और एब्जॉर्प्शन से। फिक्स कॉस्ट लमसम लगता है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट पूरा लमसम ही लिख दे या फिक्स कॉस्ट का भी प्रपोर्शन कर दे। प्रपोर्शन कर दिया तो एब्जॉर्प्शन है, और नहीं किया तो मार्जिनल है।
पर मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो वहां क्या ऐसे लिख के आओगे कि एज पर मार्जिनल, एज पर एब्जॉर्प्शन, क्या करके आएंगे? तो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग करके आएंगे। ठीक है ना? कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले अगर क्वेश्चन, और आपको सिंपली प्रॉफिट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्रॉफिट, तो आपको हमेशा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग करके आना है। तो फिर जब मैं अभी कॉस्ट शीट पढ़ा रहा था, तो मैंने क्यों बोला एब्जॉर्प्शन लगा देना? क्योंकि ये प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बना रहे थे, ये कॉस्ट निकालने के लिए बना रहे थे, ये सेल्स निकालने के लिए बना रहे थे। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कॉस्ट निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, तो हमको हमेशा लगाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अगर प्रॉफिट निकालने बोल रहा है तो लगाना है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बात बताओ, जो डिसीजन मेकिंग आप लोग पढ़ के आए हो इंटर से, तो उसमें आप कॉस्ट निकालते थे या प्रॉफिट निकालते थे? डिसीजन मेकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल की फैक्टर, तो वहां पर आपका क्या कैलकुलेशन था, कॉस्ट या प्रॉफिट? ऑप्टिमम प्रॉफिट, तो वहां मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते थे, एब्जॉर्प्शन नहीं लगाते थे। समझ में आ रहा है? तो मतलब जब भी प्रॉफिट निकालना हो, जब भी डिसीजन मेकिंग करना हो, तो वहां लगाना है मार्जिनल। पर अगर कॉस्ट पूछे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, तो वहां हमेशा एब्जॉर्प्शन लगा के आना है। मैं लिखवा दूंगा अपने लैंग्वेज में, पहले आप ये एग्जांपल कॉपी कर लो। अपने फाइनल में भी है ये टॉपिक, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो इसीलिए ये मैंने आपको क्लैरिटी दी कि क्या फर्क है दोनों में और कब लगाना है। हाँ हाँ, जीरो से, जीरो से। आप लोग जीरो नहीं हो, आप लोग को आता है, बस भूल जाते हैं, और लिंक करना नहीं आता। तो वह मैं आपको लिंकिंग सिखाऊंगा, मैं आपको जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगा। लिख लिया? तो नोट लिखिए नीचे। हाँ, कुछ बोल रहे हो? आप कुछ बोल रहे हो? नोट लिखिए, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हाँ आपने लिख लिया, पर मैं अपने लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूं। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, if we are required to calculate profit,
comma, then we will always use मार्जिनल कॉस्टिंग. प्रॉफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से ही निकाला जाएगा. देन वी विल यूज मार्जिनल कॉस्टिंग. जैसे आपको याद हो, एक ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पढ़ते थे आप, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में कई बार वो बोलते थे प्रॉफिट निकालो. तो कैसे करते थे आप? करते थे क्या, फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन की, इतना ही फिक्स कॉस्ट लेंगे, पूरा ले लेते थे, तो मतलब आप मार्जिनल लगा देते थे. और फिर लिखिए सेकंड, if we are required to calculate cost, if we are required to calculate cost or selling price, if we are required to calculate cost or selling price, comma, then we will use absorption costing. Then we will use absorption costing. तो क्या फर्क होता है मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन में? वही फर्क समझाया कि मार्जिनल बोलता है फिक्स कॉस्ट पूरा लिख दो, पर एब्जॉर्प्शन बोलता है जितने यूनिट्स की बात कर रहे हो उतने यूनिट्स की ही फिक्स कॉस्ट उसमें माइनस करो. जैसे आपने वो पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें ना वेरिएंस आते थे, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस. तो ओवरहेड में जैसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आता था, तो वहां पे मार्जिनल लगाते थे. एब्जॉर्प्शन, वो भी एब्जॉर्प्शन से होता था, क्योंकि अगेन वहां पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही थी, वहां पे कॉस्ट की बात होती थी. तो रिकवर्ड ओवरहेड बोलते होगे आप लोग वहां पर, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, तो मतलब वो भी एब्जॉर्प्शन से ही किया जाता है. तो वही मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि कॉस्ट की बात हो, प्राइस की बात हो, तो एब्जॉर्प्शन ही लगाते. अरे क्या पक्का क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखिए. यूनिट्स, हाँ एग्जांपल, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू 15,000. units produced equals to 15,000. fixed cost equal to rupees 30,000. units produced 15,000, fixed cost 30,000. variable cost equal to rupees 60,000. variable cost 60,000. selling price equal to rupees 10. selling price equals to rupees 10. और units sold equal to 11,000. calculate profit using both approaches. अभी तो मैंने बोल दिया कि दोनों से करो, बाकी हाँ अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो मार्जिनल लगाते हैं. दोनों अप्रोच से प्रॉफिट निकालो. ऑनलाइन वाले मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं. आशिका, भूमिका, काजल, नितिन, राहुल. मार्जिनल से 20,000. क्या हुआ? 20, 20, 28, 36.
नहीं, वेरिएबल कॉस्ट 60 नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 नहीं आएगा। वेरिएबल को तो प्रपोर्शन करना ही पड़ेगा। पढ़ाई है ये, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट को तो प्रपोर्शनेटली लेना ही पड़ेगा आपको। वेरिएबल कॉस्ट 60 मत ले लो, गलत हो जाएगा। फिक्स के जैसे थोड़ी ना ट्रीट कर दूंगा मैं उसको। थर्टी सिक्स एंड 44, 36,000 and 44,000। मैं आपको फिक्स कॉस्ट की बातें पढ़ा रहा था, आप उसको वेरिएबल में अप्लाई कर दिए। वेरिएबल को तो प्रपोर्शनेट करना ही है। वो तो फिक्स की बात हो रही थी कि प्रपोर्शनेट करना है कि नहीं करना। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग लगाओगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स 11,000 इंटू 10 कितना आएगा? 1,10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60,000 15,000 के लिए। तो 11,000 के लिए कितना होगा? 44। तो बैलेंस कितना आएगा? 66 और माइनस फिक्स कॉस्ट 30,000। तो प्रॉफिट आपका 36 आ जाएगा। ये मार्जिनल हो गया। और हाँ, मार्जिनल में आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो। पर अगर हम एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग सेल्स 1,10,000 होगी और वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल 44,000 ही होगी और फिक्स कॉस्ट भी 22,000 हो जाएगी। 30,000 डिवाइड बाय 15 और इंटू 11 कितना? 22,000। तो बैलेंस आ रहा है कितना? 44,000। अच्छा एक बात बताओ, आपने वेरिएबल कॉस्ट को भी प्रोपोर्शनेट किया, आपने फिक्स कॉस्ट को भी प्रोपोर्शनेट किया। तो मैं ऐसा कर सकता था क्या इन दोनों के लिए कि वेरिएबल कॉस्ट 60 था और फिक्स कॉस्ट 30 था, तो टोटल 90,000 था। तो 90,000 15,000 के लिए, तो 11,000 के लिए कितना होगा? तो डायरेक्ट ही 66 आ जाता है। यही तो पढ़ाते हैं। तो जब आपको अब दोनों को ही प्रपोर्शनेट करना है तो फिर वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग लिख क्यों रहे हो? फिर हम उसको एक साथ ही कर देते हैं माइनस। पर जब हम मार्जिनल लगाते हैं तो लग रहा है कि हाँ, वेरिएबल को अलग ट्रीट किया जा रहा है, फिक्स कॉस्ट को अलग ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए मार्जिनल अलग अलग माइनस करना सिखाता है। ठीक है। पर एब्जॉर्प्शन में अगर हमने वेरिएबल फिक्स अलग नहीं भी किया तो भी हमारा आंसर वही आएगा। आया क्या? समझ में आई बात? चलो, तो मतलब अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। अब क्या होगा, जब मैं आपको लर्निंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें कई बार वो क्वेश्चन बोलेंगे प्रॉफिट निकालो, तो मैं वहां मार्जिनल लगाने लग जाऊंगा। और कई बार वो बोलेंगे कॉस्ट निकालो, तो मैं एब्जॉर्प्शन लगाने लग जाऊंगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर हर बार अलग अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट, बेसिक अपना खत्म हो गया। तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपका कॉस्टिंग का कोर्स सर कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि मेरा कॉस्टिंग का सिलेबस कितना टाइम लेगा। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग का सिलेबस है तो बड़ा, मतलब घास काटनी है तो मैं जल्दी भी करा सकता हूं। पर अगर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपने को इतनी भी जल्दी नहीं है कि फटाफट कंप्लीट करे, तो एक सफिशिएंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग का सिलेबस पहली बार करने में आपको लगेंगे अराउंड इट इज मतलब 150 आवर्स के आसपास मान लो आप। 150 घंटे लगेंगे आपको।
है ना, मतलब 5 महीने के आसपास लगता है। हाँ, 6.5 है, मतलब 6.5 महीने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 5 महीने में बोल रहा था, और 30 डेज हमारे एवरी मंथ में है, तो 150 दिन हो गए। ठीक है, 1 घंटे एवरेज मान के चले तो 150 घंटे हो गए। तो आप बोलोगे सर छुट्टियां भी तो आएंगी, आप छुट्टी लोगे ना सर? तो मैं अच्छी छुट्टियां लेता हूँ, संडे को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है ना, तो संडेज तो हमेशा मेरी तरफ से ऑफ रहेगा। पर हाँ, कभी कभी मैं 2-2 घंटे भी पढ़ा देता हूँ फिर। ठीक है ना, तो मतलब कवर करके मैं उसको 150 घंटे में खत्म करा दूंगा आपको। 5 महीने, 5.5 महीने के आसपास में हो जाता है। पर आप बोलोगे, हाँ सब मिला के, पर आप बोलोगे सर 150 घंटे आप तो पढ़ा दोगे, हम कैसे पढ़ेंगे 150 घंटे? मतलब हम, मतलब हमारे तो एग्जाम टाइम में 150 घंटे होते ही नहीं है, हम कैसे रिवाइज करेंगे इसको? 1.5 घंटे तो नहीं बोलेंगे, पर आप 5-6 घंटे तो मिल ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो सर उस 5-6 घंटे में 150 घंटे का कोर्स कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं मैं बताता हूँ कैसे होगा। आपको कॉस्टिंग का कोर्स बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 5-6 घंटे में हो जाए उस टाइम, तो उसके लिए ये नहीं होगा कि बस मैंने पढ़ा दिया और सीधे एग्जाम टाइम में लेके बैठ गए। आपको उससे पहले मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा, और मल्टीपल का मतलब है मिनिमम 5 टाइम्स, मिनिमम 5 बार। अगर सच में लाना चाहते हो अच्छे मार्क्स, खाली पास नहीं होना है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, आए हमारे भी 70 मार्क्स 80 मार्क्स फाइनल में, तो वो टारगेट अगर है तो मिनिमम 5 बार का टारगेट जरूर रखना। तो मतलब सेकेंड टाइम अगर आप करोगे ना, मैं मिला दूंगा आपको स्टूडेंट से जो अभी पास हुए हैं, और उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं उनसे पूछ लेना कितनी बार करना पड़ा। वो यही जवाब देंगे कि इतनी बार तो करना ही पड़ा। हाँ, अच्छा ही करना पड़ेगा। 40 नंबर चाहिए तो ठीक है, 2-3 बार में चल जाएगा। अच्छा नहीं, फाइनल में क्या होता है, 90 थोड़ा, मतलब एक अनअचीवेबल वाली चीज हो जाती है, रियलिस्टिक नहीं है वो। फाइनल में 90 नहीं सोचते हम लोग, 80 सोच रहे हैं, वो सफिशिएंट है। मतलब रैंकर AIR 1 जो होते हैं उनके भी 80s में आते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड पर, हाँ ठीक है, आप में अगर टैलेंट है तो लाओ ना 90, हम तो खुशी होंगे कि भाई हाँ 90 लाए आप लोग, है ना, आपने कुछ हिस्ट्री किया, हिस्ट्री रिकॉर्ड बना दिया आपने, ये सब बोलेंगे हम फिर। हाँ, तो सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे ना, तो क्या आपको लगता है कि 150 घंटे दोबारा लगेंगे आपको? नहीं, कम लगे, नहीं कम लगेंगे। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम तो थोड़ी बहुत फालतू बातें भी करेंगे, है ना, तो उससे भी टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, प्लस मैं आपको समझाऊंगा, तो समझाने में भी टाइम लगता है। कभी किसी को समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया, वो भी इसमें कवर्ड है टाइम में, 150 घंटे में। तो जब आप खुद करोगे तो क्या आपको कुछ भी याद नहीं होगा क्या जो मैंने पढ़ाया? थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा, और वो नॉलेज आपको हेल्प करेगी, और उसकी वजह से आपको 150 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 100 घंटे लग जाए, वही बहुत बड़ी बात है। हो जाएगा आराम से 100 घंटे में। मतलब अगर आप एक दिन में 10 घंटे दोगे, तो आपका 10 दिन में पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस रिवाइज हो सकता है ना, दूसरी बार में, मतलब मेरे पढ़ाते ही नेक्स्ट टाइम। पर अगर अब मैंने थर्ड टाइम बोला रिवाइज करो, मान लो मैंने बोला टेस्ट वगैरह लेंगे अब आपका, अब पढ़ना चालू करो, तो थर्ड टाइम पढ़े, तो अगेन अब जो सेकेंड टाइम में पढ़े वो भी तो अब और याद आने लग जाएगा, और थोड़ी सी क्लैरिटी आने लग जाएगी कि हाँ सर ने ये चीजें बताई है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क हो जाएगा, थोड़ा इजी मार्क हो जाएगा, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि अब कितना पढ़ना है। और हो सकता है कि अब आपका 60 आवर्स में ही होने लग जाए अब वो, है ना, कि अब हमको 5 दिन ही लग रहे हैं सर, 5 दिन में ही हो गया पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस। ठीक है, मैं तो 5 बार बोल रहा हूं, ये तो अब चौथी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे,
तो अगेन कुछ मार्किंग हो जानी चाहिए आपके कि हाँ भाई सर हमने ये वाला मार्क कर लिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये इजी है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ए बी सी एनालिसिस कर लिया क्वेश्चंस का। तो उससे आपका चौथी बार में और कम हो जाएगा टाइम। हो सकता है 25 to 30 आवर्स में ही होने लग जाए, मतलब अब 1.5-2 दिन में ही होने लग जाएगा। 30 घंटे मान लेता हूं मैं, तो 30 घंटे लगेंगे। 4 बार में तो इतना आने लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाने लायक हो जाओगे, है ना, दोस्तों की हेल्प करने लग जाओगे, हमें बता देता हूँ ये क्वेश्चन ये ऐसे होगा। तो फिफ्थ टाइम में ऑलमोस्ट सब कुछ याद रहेगा आपको, है ना। तो आपका टाइम अब 5-6 घंटे ही होगा। कई चैप्टर तो ऐसे लग रहे होंगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है। और कुछ ऐसे होंगे जो देखने पड़ेंगे, अभी भी बहुत हार्ड है, ये तो देखना ही पड़ेगा। और अगर 6th बार पढ़ लिया ना, 6th बार पढ़ लिया तो फिर तब भी 1-2 घंटे तो लगेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे। मैं आपको लर्निंग का भी पढ़ा रहा था, यही आपका चैप्टर है लर्निंग का। तो कॉस्टिंग का सिलेबस कैसे खत्म करना है ये भी आइडिया दे दिया मैंने आपको, और हमारे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया। लर्निंग कर्व यही बोलता है कि एक ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी होती है कि वो पिछले वर्ग से सीखता है, जो उसने पहले किया था उस काम से वो कुछ सीखता है, और उसको जब दोबारा करता है ना तो उसको उतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगा था, उसका टाइम कम होने लग जाता है। यही है लर्निंग कर्व थ्योरी। पर क्या मैं बोलूं कि ऐसे सीखते सीखते टाइम 0 ही हो जाएगा क्या? कहीं ना कहीं जाके तो लिमिट आएगी लर्निंग की, एक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आएगा कि अब इससे ज्यादा और नहीं सीख सकते। तो जब इससे ज्यादा और नहीं सीख सकते हैं तो इससे कम टाइम अब नहीं हो सकता। आप चाहे 7 टाइम भी पढ़ लोगे ना तो भी 1-2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। आप चाहे 8 टाइम पढ़ लोगे तो भी 1-2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि इससे कम टाइम नहीं हो सकता। अब ये तो कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे को कॉस्टिंग का कोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है, मन तो करेगा ही देख लेते थोड़ा सा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा कि इसमें तो प्रॉब्लम आती है। समझ में आ रही क्या बात मेरी? तो लर्निंग कब बोलता है कि एक फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि वर्कर जब पहली बार कोई काम करेगा ना तो वो सफिशिएंट टाइम लेगा। क्या लेगा? सफिशिएंट टाइम लेगा। पहली बार करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा, पहली बार करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा, पर जैसे जैसे वो अपना रिपीट करेगा, प्रोडक्शन रिपीट ही तो कर रहे हो आप, सेम चीज बार बार, तो वो भी अपना प्रोडक्शन जब बार बार करेगा तो उसका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। पर ऐसा थोड़ी उम्मीद करेंगे कि कभी 0 आवर्स में ही कर देगा, कुछ मिनिमम टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सुनिए, हाँ, संडे के टेस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी तो कोर्स शुरू ही होएगा। पर हाँ, जैसे मतलब मेजर टॉपिक होने लग जाएंगे, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, तब टेस्ट शुरू होंगे आपके, ठीक है ना। ऐसे एक एक चैप्टर नहीं लेंगे, अब जैसे लर्निंग का पढ़ा दिया चाहे टेस्ट दो तो कर ही लोगे। अच्छा, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल में थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं, एक एक चैप्टर का लेने के ना तो वो सबका अच्छा होता है, क्योंकि एक ही चैप्टर पढ़ना था। एग्जाम टाइम में एक चैप्टर नहीं दे के आना है, एग्जाम टाइम में क्या करना है, बहुत सारे चैप्टर को एक साथ याद रखना है, उस टाइम गायब हो जाता है सब कुछ। तो प्रैक्टिस तो वो बनानी है ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ याद रहे। तो 3-4 चैप्टर पढ़ाने दो, फिर आपका टेस्ट लूंगा तो। नहीं, 3-4 तो लेते हैं, हाँ। नहीं नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक तरह से मेरा स्टार्टिंग ही क्यूमुलेटिव होएगा, फिर मैं एक हटाता जाऊंगा और आगे एक बढ़ता जाएगा, पर एक बार स्टार्टिंग क्यूमुलेटिव होगा।
ठीक है, मूविंग होगा मेरा, मूविंग टेस्ट होगा, एक पीछे काटेगा एक नया ऐड होगा, एक पीछे काटेगा एक नया ऐड होगा, ऐसे चलेगा। पर जरूरत है कि हमको इकट्ठा चीजें याद रहने लग जाए। एक एक टेस्ट तो सबका अच्छा होता है, मैं लर्निंग कर्व का लूंगा सबके फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो उस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, तो मैं ये बोल रहा था, और कहते हैं थोड़ा भूलते हैं और फिर पढ़ते हैं ना, तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लर्निंग का पढ़ते ही टेस्ट लूंगा तो याद तो रहना ही है, पर लर्निंग का पढ़ाया, फिर मैंने कुछ असाइनमेंट पढ़ा दिया या मैंने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा दिया, फिर मैं बोलूंगा लर्निंग कर्व का टेस्ट है, तो मजा ज्यादा आएगा उसका। हाँ हाँ, एक बार डर जाएंगे और फिर पढ़ोगे आप लोग एक्चुअल में। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे मान लीजिए मेरा लेबर कॉस्ट पर यूनिट लगता है 10 रुपए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है मेरी 10 रुपए, और मैं ना 10,000 यूनिट बना रहा हूं, तो बताओ मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? एक यूनिट का 10 रुपए लगता है, तो 10,000 यूनिट बनाने का कितना? तो गया, रॉन्ग हो गया, आपने लर्निंग कर्व तो लगाया ही नहीं। मैं क्या बोल रहा था, पहला बनाएगा तो टाइम ज्यादा लेगा, पर दूसरी बार बनाएगा तो क्या सेम टाइम लेगा? हाँ, तो पर यूनिट लिखा, तो क्या मेरा हर यूनिट का टाइम जो है क्या वो सेम रहने वाला है क्या? तो जब सेम नहीं रहेगा तो पर यूनिट की कॉस्ट भी तो कम होती जाएगी। एक बना रहे हो तो 10 रुपए लगेगा, पर अगर दो बनाओगे तो 20 नहीं लगेगा, फिर वो पर यूनिट 18 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पर यूनिट 18? क्योंकि टाइम कम हो जाएगा, है ना। तीसरा बनाऊंगा तो मेरा और लर्निंग हो गया, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट और कम होने लग जाएगी। बिल्कुल, लर्निंग से सिर्फ टाइम कम नहीं होगा, लर्निंग से मेरी कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। मतलब अगर कस्टमर मुझको बोलेगा 5 यूनिट दो, तो मेरी प्राइस अलग होगी, और अगर वो बोलेगा 10 यूनिट दो, तो मेरी प्राइस अलग आएगी। हाँ, ये वेरिएबल को भी चेंज कर रहा है, कि जो आप सोचते थे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा, वो भी कम हो सकता है। तो वही मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट 10 रुपए होगी, तो क्या मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो क्या मेरी कॉस्ट 20 होगी क्या? कम होनी है, और कम होनी है तो वो 19 रुपए हो सकती है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट 9.5 रुपए हो गई ना। पहले तो पर यूनिट 10 था, पर अब पर यूनिट कॉस्ट 9.5 आ रहा है। फिर अगेन अगर मैं 4 बना रहा हूं, तो नॉर्मली सोचते हैं 2 बनाएंगे तो 19 लगेगा, तो 4 बनाएंगे तो डबल लगेगा, यही तो पढ़ाया था, पर प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा। पर अब मैं बोल रहा हूं वो 38 की जगह 36 हो सकता है, और 36 होगा तो पर यूनिट कितना हो गया? वो 9 रुपीज हो गया। तो पहले पर यूनिट 10 था, फिर वो 9.5 हो गया, फिर वो 9 हो गया, ऐसे पर यूनिट धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जाएगी। और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा कस्टमर को मिलेगा। मेरी पर यूनिट कॉस्ट अगर कम होती जा रही है तो मैं तो कस्टमर को दूंगा भी कम में ना फिर। तो बेसिकली हम कस्टमर की सोच रहे हैं कि अगर कॉस्ट कम आएगी तो हमारी सेलिंग प्राइस कम होगी, वही खुश होगा। हाँ, और अगर कस्टमर ऐसा है आपका कि बोल रहा नहीं नहीं मैं तो सेम प्राइस पे खरीद लूंगा, तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा फिर, और क्या। वही निकालना चाह रहे हैं हमें, कि क्या कस्टमर को अगर मैं 1 यूनिट 10 का दे रहा हूं तो क्या मैं उसको 50 यूनिट भी 10 रुपए में ही दूंगा? कम होना चाहिए। तो फिर इंटर में तो नहीं करते थे ऐसे, इंटर में तो यही किया है कि 1 का 10 तो 10 का 100, 20 का आपका 200। तो मतलब क्या इंटर की कॉस्टिंग गलत थी, या आप गलत पढ़ा रहा हूं? अब गलत पढ़ा रहा हूं? इंटर में तो नहीं करते थे ऐसे। हाँ, वही तो, वही बना रहा है बार बार, तो लर्निंग लगेगा ना फिर तो। हाँ, वही तो, वो बोल देते थे 1 यूनिट का 10 रुपए लगेगा,
तो आपको बोलते थे 10,000, आप 1 लाख बोल देते थे। हाँ, 10,000 पे बना रखे, तो 20 बनाएंगे तो आप तो 10 रुपए के मान हिसाब से ही लगा देते थे। तो मैं बताता हूं ना, पहले गलत था ना अब गलत है, सिचुएशन का फर्क है। पहले जो इंटर में पढ़ते थे ना, तो हम ये मानते थे कि लेबर ऑलरेडी सीख चुका है, लेबर ऑलरेडी वो अपने स्टेबिलाईजेशन पॉइंट पे आ चुका है। नहीं, फर्स्ट नहीं, वो अपने लास्ट लर्निंग लेवल पे आ चुका है। हाँ, वो एकदम सीखा हुआ है, और सीखा हुआ है तो वो लास्ट यूनिट उसकी जो है उस लर्निंग पे आ चुका है, इससे कम टाइम नहीं होएगा, ये मानते हुए इंटर में सॉल्व करते थे। पर अब जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो बोलेंगे हमारा वर्कर नया है, हमारा वर्कर तो न्यू वर्कर है, तो क्या सीखेगा क्या? वो बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट नया है, हमारा प्रोडक्ट नया है, हम पहली बार बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या लेबर सीखेगा क्या? बोलो, सीखेगा। वो बोलेंगे हमारी तो फैक्ट्री नहीं है, तो सीखेगा। तो ये न्यू वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, न्यू वर्कर, न्यू फैक्ट्री, न्यू प्रोडक्ट, तो समझ में आएगा कि लर्निंग लगानी है। पर अगर वो बोले बस वी आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड इट टेक्स 10 आवर्स, तो हम समझेंगे कि भाई सीखा हुआ ये तो पहले से। तो 10 घंटे अगर एक में लगा रहा है, तो चाहे 50 बनाओ तो भी 10 घंटे के हिसाब से ही लगाएगा। आया क्या समझ में? चेंज करना चाह रहे हैं आपकी थिंकिंग को बस, कि पहले आप सोच रहे थे लेबर ऑलरेडी सीख चुका है, अब हम सिखाना चाह रहे हैं कि लेबर सीखेगा। आया क्या? लिखिए, हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 1, लर्निंग कर्व थ्योरी। लर्निंग कर्व थ्योरी, तो लर्निंग कर्व थ्योरी में लिखिए इंट्रोडक्शन। लर्निंग कर्व थ्योरी में लिखिए इंट्रोडक्शन। व्हेन अ लेबर, इंट्रोडक्शन में लिखिए व्हेन अ लेबर produces any product, when a labor produces any product for the first time, when a labor produces any product for the first time, comma, he takes sufficient time. When a labor produces any product for the first time, he takes sufficient time. तो जैसे आप कॉस्टिंग का कोर्स अभी पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे हो फाइनल का कोर्स, तो आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए, है ना, उसमें जल्दी नहीं कर सकते हम। ही टेक्स सफिशिएंट टाइम, फुल स्टॉप, हाउएवर, फुल स्टॉप, हाउएवर व्हेन ही रिपीट्स, however when he repeats the work, when he repeats the work for second time, comma, third time, however when he repeats the work for second time, comma, third time, and so on, comma, then his time starts reducing, comma, then his time starts reducing, his time starts reducing. This phenomena, PHE, this phenomena, PHENOMONA, phenomena. तो this phenomena is called learning curve theory. This phenomena is called learning curve theory. इसी को बोलते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। ठीक है, पर क्या ये लर्निंग चलती रहेगी? एक पॉइंट पे जाके खत्म भी होएगी। तो अपने क्वेश्चंस में ऐसा आएगा
कि बोलेगा एक रेंज तक लर्निंग है फिर लर्निंग नहीं है, तो लिखिए दिस लर्निंग स्टॉप्स, दिस लर्निंग स्टॉप्स when he reaches, this learning stops when he reaches the stabilization point, when he reaches the stabilization point, और ये खत्म हो जाएगा जब स्टेबलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग चलो दोबारा लिख देता हूं मैं, वो कॉस्टिंग का सिलेबस का जो टाइम लिखा था ना वही एज एन एग्जाम्पल लिख लो, तो लिखा हुआ भी रहेगा हमेशा कितनी बार रिवाइज करना है। तो फर्स्ट टाइम करेंगे 150 आवर्स, पर सेकेंड टाइम करेंगे तो 100 आवर्स, और थर्ड टाइम करेंगे तो 60 आवर्स, और फोर्थ टाइम करेंगे तो 30 आवर्स, और फिफ्थ टाइम करेंगे तो 6-7 आवर्स में हो जाएगा। तो चाहते हो कि अगर उस आधे दिन में हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस पूरा हो जाए तो इतनी बार तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं।